हमारा मेन मकसद ध्यान है। ध्यान से ही सब कुछ होगा। ओशो को प्यार करने वाले इतने हैं और ऐसे ओशो के विपरीत भी इतने ही लोग हैं। ओशो एक ऊर्जा है, एक जागृति है। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि ओशो से जितने भी मैक्सिमम जो लोग जुड़े हैं ना, वो पहले ओशो का विरोध करते हैं, लेकिन न जाने क्यों अंदर से एक बड़ी अजीब सी प्यास थी। फिर उसके बाद तो वो आवाज़ ही थी मेरी ज़िंदगी, सब कुछ आवाज़ ही। उस आवाज़ ने एक ऐसा जादू किया। तो बाद में पता लगा कि ओशो दो तरीके से ट्रैप करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। नया मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाला होगा। माँ को ओशो ने बहुत महत्व दिया है। भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, आप अतीत में उलझे हुए हैं। खासकर धार्मिक लोग, वो अतीत से बाहर आपको आने नहीं देता। शिक्षा जो मानव के लिए सबसे ज़रूरी आयाम है। जिस मनुष्य ने कहा कि अहम ब्रह्म अस्मि, उस शब्द थोड़ी है ये। ओशो तो कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि संसार में कहीं भी मेडिटेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आनंद हमारा गोत्र, उत्सव हमारी जाति। शिक्षा होनी चाहिए भविष्य उन्मुखी। ओशो का कंसेप्ट था कम्यून बनाने का, उसका यही था कि परिवार छोटा ना हो और उनमें डीप लव हो। जब उनमें डीप लव हो, वहाँ पे लस्ट की ज़रूरत नहीं है माय डियर। अभी क्या हो रहा है कि शादी अगर आप देखोगे तो 99.99% लस्ट पे आधारित है, लव पे नहीं है। तो ओशो ने मैरिज के लिए कहा है कि लस्ट पे आधारित ना हो, लव पे आधारित हो। हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइविंग पॉडकास्ट के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सन 2000 से वो लगातार ओशो के सेशंस ले रहे हैं। एक ओशो का सेशन 3 दिन से लेकर 40 दिन तक चलता है और वो भारत, नेपाल और थाईलैंड में 300 से ज़्यादा सेशन ऑर्गेनाइज करा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी सन्यासी हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आज अपने स्पेशल गेस्ट स्वामी जीवन अभिराज जी का। स्वामी जीवन अभिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने, क्योंकि ओशो को प्रोवाइड कराना सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में। आज ओशो ही प्रासंगिक है, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी टीम का आपकी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ओशो के आशीष आप पर बने रहे। आपका जो स्टूडियो है ट्राइब, ये बहुत ही तरक्की करे और ध्यान में जाए। थैंक यू सो मच। हमारा मेन मकसद ध्यान है। ध्यान से ही सब कुछ होगा। ओशो ने मेडिटेशन को ही सब कुछ कहा है। ध्यान है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ओशो कौन थे और आप ओशो से कैसे जुड़े? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बड़ा बेबूझ सवाल है, ओशो कौन थे, क्योंकि ओशो को प्यार करने वाले इतने हैं और ऐसे ओशो के विपरीत भी इतने ही लोग हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं बता पाऊँगा। ओशो को हम किन्हीं शब्दों में नहीं बांध सकते। ओशो शब्दों से परे है, ओशो सब चीज़ों से परे है और अतिशयोक्ति भी मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जो ओशो के बारे में मेरा है वो मैं शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद है कि सभी को इस बारे में एक्सपीरियंस होगा जो ओशो को प्यार करने वाले हैं। ओशो एक ऊर्जा है, एक जागृति है और ऐसी करुणा में जागृति है जो जन जन को जागरूक करके प्रेम और करुणा से भर देती है। और इसके लिए ओशो ने सूत्र दिए हैं ध्यान के। तो ओशो अगर मेरे से पूछोगे आप, तो ओशो एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा है जो सबको जागृत करती है, जीने का तरीका बताती है। तो स्वामी जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप ओशो से कैसे जुड़े और कोई ऐसा मोमेंट था जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यस, एक्चुअली मज़े की बात ये है कि ओशो से जितने भी मैक्सिमम जो लोग जुड़े हैं ना, वो पहले ओशो का विरोध करते हैं। मैं भी एक ट्रेडिशनल धार्मिक आदमी था, तो 1008 बार डेली शिवा का सुबह सुबह ज्योति जला के मंत्र जाप करना, ये वो है ना, दुर्गा की 9 की 9 नव दुर्गा, उनका सारा जहाँ से पता लगे पिलग्रिमेज बहुत करता था। लेकिन न जाने क्यों अंदर से एक बड़ी अजीब सी प्यास थी। तो अब ओशो का
बड़ा एक अखबार ओशो टाइम्स के नाम से आता था, वो मिलता भी नहीं था जल्दी से, पर कई जगह लोग उसको मंगा के पढ़ते थे। मेरे बड़े ब्रदर 80 के दशक में वो अखबार पढ़ते थे। और एक दिन ऐसे ही कहीं पे मैं गया था तो ओशो की कैसेट लगी हुई थी और वहाँ मुझे वेट करना था, किसी की डेथ हो गई थी तो उसमें टाइम लगना था। तो कुछ लोग कहने लगे चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं किसी के घर, तो वहाँ मैं बैठा, पढ़ा था मैंने उस शो को, नो डाउट एक क्रिटिकल वे में पढ़ा था, लेकिन अच्छा भी लगता था कि बंदा बात तो ठीक कह रहा है। कैसेट 3 कैसेट बदल दी और ये हम भूल ही गए कि कहीं जाना भी था। वहाँ जाके जब मैं उठा तो एक अजीब फ्रेशनेस और ये लगा कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है ये समझ से बाहर। अब उस आवाज़ से मैं बार बार चाहता हूँ वो आवाज़ मेरा पीछा करती, आवाज़ इतनी प्यारी आवाज़ थी, वो इतना डीप गई जैसे बस हृदय में समा गई। फिर उसके बाद तो वो आवाज़ ही थी मेरी ज़िंदगी, सब कुछ आवाज़ ही। उस आवाज़ ने एक ऐसा जादू किया, फिर सब कुछ छोड़ के ओशो के ज़्यादा से ज़्यादा कैसेट्स, बाद में सीडीज़ आई, रिकॉर्ड प्लेयर भी खरीदे गए, सब कुछ खरीदे गया। तो उस हिसाब से फिर हम, और टिल टुडे जितना जानो उतना ही कम, जितना सुनो उतना ही कम। कभी ये लगता ही नहीं कि ये मैंने सुन रखा है। तो आवाज़ एक जादू है उसको। मतलब ज्ञान जितना बटोर लिया जाए उतना ही कम है। ज्ञान का भी, हाँ यस, ज्ञान तो होता ही कम है हमेशा ही, पर ओशो का जो तरीका है ना वो निराला है, बहुत निराला है। ओशो की आवाज़ एकदम निराली है, आपका सीधा हृदय में प्रवेश करती है। और ये एक मेरी लाइफ का, बाद में क्या हुआ कि मैं इतना विरोधी था और ऐसे एकदम से सरेंडर कैसे किया मैंने, तो ये अपने से पूछा मैंने, ये क्या हुआ तेरे को, तो बहुत कट्टर था, बहुत विरोधी था, ये क्या हुआ तेरे साथ। तो बाद में पता लगा कि ओशो 2 तरीके से ट्रैप करते हैं अपने पास बुलाते हैं कि पहले विरोध जताएंगे ताकि अंदर का सारा विरोध टूट जाए। तो ओशो एक शब्द यूज़ करते हैं, लाखों बार शब्द यूज़ किया, टोटैलिटी। जो कुछ करो टोटैलिटी के साथ करो, आप विरोध भी टोटैलिटी के साथ करो। तो फिर जानने को पता लगा कि बहुत सारे लोग जो टोटैलिटी में विरोध करते थे वो टोटैलिटी में ओशो के सत्संग में आ गए, ओशो के नज़दीक आ गए। स्वामी जी एक चीज़ बताइए, जो भी ओशो ने बताया किस प्रकार से वो मानव निर्माण की बात करते हैं। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, थोड़ा प्लीज़ इसके बारे में बताएं। मानव निर्माण का अकेला शब्द नहीं है, ओशो नव मानव निर्माण की बात करते हैं। ओशो ने इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। ओशो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ओशो क्राउड से दूर रहते हैं। ओशो कहते हैं कि क्राउड पे काम नहीं किया जा सकता, भीड़ पे काम नहीं किया जाता, इंडिविजुअल पे काम किया जा सकता है। जब इंडिविजुअल डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली, एक जैसे बुद्ध का संघ बना था ना, ऑटोमेटिकली संघ बन जाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, और संघ के बाद धर्म आ जाता है। तो ओशो एक ऐसे लोगों का संघ बनाना चाहते थे जो अपने आप में जागरूक हो जाए, जागृत पुरुषों का। तो ओशो ने नव मानव निर्माण के लिए इंडिविजुअल पे काम करने की बात कही है। इंडिविजुअल में सबसे ज़रूरी है व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि हम लोग अतीत से इतने उलझे हुए हैं और हमें जो लिटरेचर, जो शिक्षाएं दी गई है वो हमें एक दायरे में रखने के लिए, एक बंधन में, पास में बांधने के लिए रखी गई है। हमारी स्वतंत्रता कहीं नहीं बताती हो, चाहे वो धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, उसमें कहीं ना कहीं एक छोटे से दायरे में, दायरा भी बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा दायरा डाल के इससे बाहर नहीं जा सकते हम। तो ओशो ने स्वतंत्रता की बात कही है। फिर ओशो ने कहा कि मेरा जो नया मानव होगा वो सेल्फ लविंग होगा, अपने से प्रेम करेगा वो। अब अपने से प्रेम, कोई जब तक अपने से प्रेम नहीं करेगा वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता।
ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्रेम का बीज हमारे अंदर होगा तभी तो हम किसी और को प्यार करेंगे। जब हमारे अंदर ही प्यार नहीं, किसी और को क्या करेंगे। ओशो ने कहा कि मेरा नया मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाला होगा, स्वतंत्र होगा, करुणामय होगा और शिक्षित होगा। कम्युनियन लाइफ को ओशो ने कहा है कि वो जो आंतरिक रिश्ते हैं, नेचुरल रिश्ते, उनमें रहेगा। तो इसलिए ओशो ने कम्यून की स्थापना भी की कि हम रिश्ते होंगे तो दिल के होंगे। जो सोशल रिश्ते हैं वो किसी काम के नहीं है। माँ को ओशो ने बहुत महत्व दिया है, इसलिए सभी महिलाओं को ओशो ने माँ का संबोधन किया है। लेकिन ओशो ने कहा है कि पिता एक ऐसी संस्था है जो गैर जरूरी है। इसलिए ओशो के कम्यून में ओशो कहते हैं कि किसी को पता ना हो कि मेरा पिता कौन है। और झंझटों की जड़ वहीं से है कि मेरा ओरिजिन, मेरा पिता कौन है और क्या उसका ख़ानदान है, क्या हो, तो वहाँ वो परेशानी की जड़ है। तो ओशो का मानव जो भविष्य की तरफ उन्मुख होगा, अतीत की तरफ नहीं होगा। आज आप अगर आप गहराई से देखेंगे ना, आपको भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, आप अतीत में उलझे हुए हैं। आपको धार्मिक बातें तो अतीत की है, आपको सोशल बातें तो अतीत की है, राजनेता किसी से बात कर लो वो अतीत की बात करते हैं। पास्ट हैज़ गॉन, एब्सोल्युटली गॉन। तो अतीत की बात करने का अर्थ क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अतीत की बात करने में क्या है कि आपको बार बार वहीं जाना होता है। और कई बार महसूस होता है, दुख भी होता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट खासकर धार्मिक लोग, वो अतीत से बाहर आपको आने नहीं देता। अब ओशो क्या कहते हैं, मेरा जो नया मनुष्य होगा वो वर्तमान में जिएगा, हियर एंड नाउ। वर्तमान में जीने वाला होगा, जागरूक होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी शार्प होगी और वो आज में जी के और सबसे प्रेम करके एक नए विश्व का निर्माण। अब ओशो कहते हैं कि मानव ही नहीं, चांद तारे भी हमसे लगातार कनेक्टेड हैं। तो नया मानव चांद तारों से भी उतना ही कनेक्टेड रहेगा, प्रकृति से उतना ही कनेक्टेड रहेगा जितना कि किसी बहुत ही प्रिय जन से कनेक्टेड होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम पूर्ण होगा ओशो का मानव, प्रकृति से प्रेम करेगा ओशो का मानव। ये नव मानव का ओशो का निर्माण का काम है। अभी जैसे आपने बात करी कि प्रेम को परिभाषित किया ओशो ने, हाँ, मेरा सवाल अगला वही था, तो आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया। हाँ। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा कि ओशो ने किस प्रकार की शिक्षा को मानव उत्थान में सहयोगी माना है? यस, यस। देखिए, ये बात मैं अपने जो श्रोता हैं, जो मित्र सुन रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ओशो का जो शिक्षा पे ओशो की दृष्टिकोण है, ओशो का विजन ऑन एजुकेशन है, वो ज़रूर पढ़ें। शिक्षा में क्रांति है, ओशो की बुक है, और बहुत सारी जगह और भी भारत के ज्वलंत मुद्दे हैं और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें शिक्षा के ऊपर बात है। तो शिक्षा जो मानव के लिए सबसे ज़रूरी आयाम है। शिक्षा कैसी हो? तो ओशो कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा आपको स्वतंत्र करने वाली हो, जो आपके पंख फैला के उड़ना सिखाए आपको। आदमी में बहुत बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत ताकत होती है, पूरे ब्रह्मांड को जानने की ताकत होती है। जब जिस मनुष्य ने कहा कि अहम ब्रह्म अस्मि, उस शब्द थोड़ी है ये, वो ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म बन गए वो। तो इतनी कैपेसिटी आदमी के अंदर है, तो शिक्षा के द्वारा वही कैपेसिटी आदमी के अंदर जगनी चाहिए। तो ओशो ने कहा है कि शिक्षा सबसे पहले आपकी स्वतंत्रता देने वाली हो, इंडिविजुअल को डेवलप करने वाली शिक्षा हो। दूसरा, ओशो की शिक्षा करुणामय हो, लविंग हो, ध्यान से संबंधित हो। ओशो तो कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि संसार में कहीं भी मेडिटेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो मेडिटेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। फिर ओशो ने कहा कि शिक्षा क्रिएटिविटी को बढ़ावा देनी चाहिए। हर आदमी इतना क्रिएटिव हो, रोज़गार की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़गार तो उन लोगों के लिए होगा जो लोग क्रिएटिव नहीं होंगे। आप जब खुद क्रिएटिव है, सब क्रिएटिव है, तो पूरी पृथ्वी को ही क्रिएटिव बना के एक उत्सव का माहौल हो जाता है। तो ओशो क्या कहते हैं कि आनंद हमारा गोत्र
उत्सव हमारी जाति। तो ओशो आनंद और उत्सव को कहते, शिक्षा के माध्यम से ओशो कहते कि पूरे विश्व को ही एकदम उत्सवमय बनाए। तो ओशो शिक्षा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ओशो कहते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए भविष्य उन्मुखी, भविष्य आदमी को दिखना चाहिए मेरा भविष्य क्या है। शिक्षा अतीत के बारे में नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, अतीत से सबक लेके, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी का जो सामने का शीशा होता है बहुत बड़ा होता है कि हमें भविष्य की तरफ देखना चाहिए, और रियर व्यू देखने के लिए कितना मिरर होता है, छोटा सा होता है। ज़रूरत पड़े तो देखो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। फ्रंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा ओशो की है वो क्रिएटिव शिक्षा होनी चाहिए और भविष्य उन्मुख होनी चाहिए। और मज़े की बात क्या है, ओशो कहते हैं कि हर इंसान में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाएं हैं उसके अंदर से खोजी जाए। क्या होता है, ऐसे शिक्षा आपकी जानकारी के लिए नहीं होती, कभी भी शिक्षा थोपी नहीं जा सकती, ऊपर से शिक्षा नहीं थोपी जा सकती। ओशो कहते जो आपके आप गुण धर्म बीज लेकर पैदा हुए हो उसको डेवलप करना शिक्षा होती है। तो हर आदमी के अंदर इतने सारे टैलेंट होते हैं, असंख्य टैलेंट होते हैं, तो शिक्षा ओशो कहते हैं कि उनको डेवलप करो, एक नया मनुष्य ओशो की शिक्षा के द्वारा पैदा हो। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर असंख्य संभावनाएं नहीं हो। तो एक शिक्षक का, समाज का, राजनेता का सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि प्रत्येक आदमी के ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अपने गुण धर्म हैं उनको डेवलप करे, ये शिक्षा होती है। उस पर थोपे नहीं कुछ भी। असर अब तक क्या हो रहा है कि पूरे संसार की ही बात करें हम, तो शिक्षा ऊपर से थोपी जा रही है, और ऐसा लगता है कई बार, बड़ा आश्चर्य का दुखद विषय भी है कि शिक्षक राजनेताओं के, सरकारों के जो बनाए हुए एक तरीके हैं उनको बच्चों पे थोपते हैं, ना कि बच्चों को डेवलप करते हैं। कमाल की बात यह है कि सरकार कौन होती है, सब्जेक्ट तय करने वाले, सिलेबस तय करने वाले। सिलेबस शिक्षक को तय करना चाहिए, और शिक्षक सिलेबस तय करे कि बहुत सारे बच्चों में सर्वे करके कि बहुत ज़रूरी टैलेंट कौन कौन से हैं, किस टैलेंट को हमने डेवलप करना है, क्या मानवता के लिए ठीक रहेगा, क्या विश्व के लिए ठीक रहेगा। पूरा विश्व कल्याण की बात शिक्षा के माध्यम से ओशो करना चाह रहे हैं। शिक्षा ऐसी हो जो जन कल्याण नहीं, विश्व कल्याण। विश्व कल्याण से अर्थ ये हो जाएगा कि पूरी प्रकृति का ही कल्याण हो। अभी एक बात ओशो बार बार कहते हैं, एक एटम बम बहुत होता है लाखों लोगों को ख़त्म करने के लिए, और ये हिरोशिमा नागासाकी पे टेस्ट हो चुका है। बट इस वक्त हज़ारों एटम बम है, कितने मारोगे आदमी, कितनी बार मारो, धरती को 100 बार समाप्त कर दोगे, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है, इतने सारे एटम बम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी ज़रूरत? हमारे पास कहीं भी उचित शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा क्रिएटिविटी के लिए हो, शिक्षा ध्यान के लिए हो, शिक्षा प्रेम के लिए हो, शिक्षा सर्वजन हिताय के लिए हो, तो फिर ये एटम बम हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी, ओशो ने जो परिवार संरचना के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं वो थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। यस, अब परिवार संरचना की बात है, जैसे थोड़ी देर पहले कम्युनियन जो ओशो का कंसेप्ट था कम्यून बनाने का, उसका यही था कि परिवार छोटा ना हो। अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, ओशो न्यूक्लियर फैमिली के फेवर में नहीं रहे कभी भी, और अब न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, यस बढ़ती जा रही है, और ये मानव भविष्य पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो ओशो ने कहा कि कम्यून होने चाहिए, जगह जगह कम्यून होने चाहिए, जिसमें कि कम्यून की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों को परवरिश करना, किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की जिम्मेदारी ना हो, ताकि बच्चा ये समझ सके कि मुझे पालने वाले बहुत लोग हैं,
उसके अंदर एक प्रेम भरे, उसके अंदर सब लोगों के प्रति करुणा आए और एक ग्रेटिट्यूड का भाव उसके अंदर आए कि भाई मेरा केयर करने वाले, मेरी परवरिश करने वाले तो हज़ारों लोग हैं, तो किसको वो कहेगा कि ये इसने सबसे ज़्यादा की है ना, पे बैक टू द सोसाइटी। वो कैसे करेगा, किसको करेगा? किसी इंडिविजुअल को नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को करेगा। और ऐसे एक का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट क्या है, ऐसे तो हज़ारों होंगे। बिल्कुल। तो कितना बड़ा परिवार होगा। जो हमारे एक सेंटेंस है, सर्वे वसुंधरा कुटुंबकम, तो वो क्या है, ओशो वही तो कह रहे हैं, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार बन जाए, छोटे छोटे परिवार क्यों। इवन आजकल अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली जैसे बढ़ रही हैं, हम लोगों में आपसी रिश्तों में ही प्यार खत्म हो गया है। अगर आप देखेंगे कि ताऊ के बच्चे चाचा के बच्चों से बात नहीं करते हैं, आपस में वो इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सबका प्यार बना रहता था, सब एक साथ मिलके रहते थे। अब वो शायद कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो आप एजुकेशन बता रहे हैं नहीं मिल रही है, उस कारण शायद ये हो सकता है। 2 कारण है इसके। शिक्षा तो सबसे ज़रूरी है ही। बिल्कुल। और शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हो, देखो मज़े की बात ही है, शिक्षा की शुरुआत शादी से पहले कौन शादी करे, कपल कौन बने, ये बेहद ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि मैं अरेंज मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ओशो ने अरेंज मैरिज को कभी नहीं नकारा, लेकिन ओशो ने कहा है कि अरेंज मैरिज कब हो। अरेंज मैरिज जब होनी चाहिए जब 2 जवान बहुत समझदारी के साथ एक दूसरे को जान पहचान कर ले, एक दूसरे को जान ले और उनमें डीप लव हो। जब उनमें डीप लव हो, वहाँ पे लस्ट की ज़रूरत नहीं है माय डियर। अभी क्या हो रहा है कि शादी अगर आप देखोगे तो 99.99% लस्ट पे आधारित है, लव पे नहीं है। तो ओशो ने मैरिज के लिए कहा है कि लस्ट पे आधारित ना हो, लव पे आधारित हो। जब मैरिज लव पे आधारित होगी तो लव चिल्ड्रन पैदा होंगे, लस्ट चिल्ड्रन पैदा नहीं होंगे। अब देखिए, जिस कॉन्सेप्ट से हम 2 बंदे आते हैं, कपल बनते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो ओशो ने उनको प्यारे दुश्मन कहा है कि वो दिखते तो प्यारे हैं लेकिन अंदर से दुश्मन होते हैं। ओशो ने ये भी कहा है कि एक बिस्तर पे ज़रूरी नहीं 2 ही हों, वो 4 भी हो सकते, 40 भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैरिज क्या करेगी, ऐसी मैरिज क्या स्टफ़ लेके आएगी, कैसे बच्चे पैदा करेगी। तो वो बच्चे 40 के हैं, तो एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि मेमोरीज का नेवर डाइज, मेमोरीज नहीं मरती। और ऐसे में कोई बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो मदर फादर की वाइब्रेशन बहुत जल्दी ग्रहण करता है, तो वो एक टूटा हुआ, डिस्टॉर्टेड, डिस्ट्रक्टिव बच्चा पैदा होगा, तो वो फैमिली नहीं बना सकता कभी भी। स्वामी जी, कोई ऐसा ओशो का उद्धरण जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ये भी हमें प्लीज़ बताएं आप। ओशो के उद्धरण सारे ही दिल के करीब है, लेकिन ओशो ने एक सेंटेंस कहा है, जिंदगी को टोटलिटी के साथ जियो, स्वीकार करो जिंदगी को, जैसी भी ज़िंदगी है आपकी, अच्छी है, बुरी है, दुखों से रहित है, सुखों से रहित है, भूखी है, नंगी, एक बार उसको स्वीकार करो और सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो उसका। तो अब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो बहुत ही माइनस से शुरू की हुई लाइफ है, जो गरीब से गरीब माहौल देख के भी ना, अब शुरू में हम दुख होते थे, क्या परमात्मा यार कहाँ जन्म दे दिया, लेकिन जब ओशो को जानने के बाद ना, वाओ आई एम सो लकी, मैंने ऐसी जगह जन्म लिया, इतनी गरीबी में जन्म लिया, तो कमाल हो गया, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया। तो लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस, लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस है जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो मेरे को तो बेस्ट ये लगा है। स्वामी जी, ओशो ने विश्वास के बजाय जागरूकता पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ज़्यादा बात की है। यस, तो उन्होंने वो जोर ज़्यादा क्यों दिया जागरूकता के ऊपर? विश्वास क्या है, ओशो कहता है कि मानो मत जान। मानने से क्या होता है कि हमारा जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है बॉडी का, वो मानने के लिए नहीं है, वो जानने के लिए है।
अगर हम अपने माइंड की बात करते हैं तो उसको अगर मानने के लिए आप टीच कर दोगे, फीड कर दोगे, केवल मानना है, तो उसकी जो क्रिएटिव कैपेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, वो समाप्त हो जाती है। और आप हैरान रहेंगे, अगर आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो आप सारी लाइफ में 10-15 प्रकार के काम करते हैं, जबकि आप असंख्य प्रकार के काम कर सकते हो। वो सिर्फ विश्वास के कारण है। आप बिना एक्सपीरियंस किए, बिना जाने, सोचे समझे किस चीज़ पे विश्वास कर लो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि धार्मिक लोग या बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा को मानने की चीज़ है। फिर भाई जानोगे कब? अब माना, उन लोगों ने कह दिया मानो जिनको पता ही नहीं परमात्मा क्या है। परमात्मा तो केवल एक्सपीरियंस की चीज़ है, बनने की चीज़ है। तो सभी कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ही बात करेंगे, और वो विश्वास जब तक होगा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो शुरू में संदेह, ओशो संदेह की बात करते हैं कि संदेह जरूरी है। जब आप संदेह करोगे, स्वयं पे संदेह करो, यार मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। जब आप स्वयं पे संदेह करेंगे तो एनर्जी जागृत होती है अंदर से, वो फिर झकझोर देती है आपको कि जो मुझे पब्लिक ने बताया है वो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ। तो संदेह जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, विश्वास जरूरी बिल्कुल नहीं है।